विधायक यूनुस खां की डीडवाना के अधिकारियों से क्यों होती है भिड़ंत? डीडवाना के अधिकारी यूनुस खां का क्यों नहीं करते हैं सम्मान? आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है, जो आज का मुद्दा है इस एपिसोड का, वो डीडवाना के जो विधायक हैं, निर्दलीय विधायक, राजस्थान सरकार में 2 बार कद्दावर कैबिनेट मंत्री रहे हैं, यूनुस खान से संबंधित। यूनुस खान हैं, वो डीडवाना के अंदर जब भी जाते हैं तो वहाँ के अधिकारी उनका सम्मान क्यों नहीं करते हैं और उनको अधिकारियों को क्यों फटकारना पड़ता है, इसी मुद्दे का ये एपिसोड है, जिसे आप आखिर तक देखिए। इस वजह लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। यूनुस खान के बारे में सबसे पहले हम आपको एक परिचय बताते हैं। यूनुस खान ने डीडवाना से जो चुनाव लड़ा था, वो सबसे पहले 1998 में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ा था। 1998 का चुनाव यूनुस खान डीडवाना से हार गए थे, दूसरे नंबर पर रहे थे, मामूली अंतर से चुनाव हारे थे। और तब जो रूपाराम डूडी, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, वे कांग्रेस के सिंबल पर विधायक बने थे 98 में। फिर 2003 का चुनाव आया विधानसभा का, तो दोबारा यूनुस खान ने भारतीय जनता पार्टी से मैदान में उतरे और यूनुस खान पहली बार 2003 में विधायक बने, छोटी सी उम्र में। वसुंधरा राजे की सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, और वसुंधरा राजे ने उनको अपना कैबिनेट मंत्री बनाया। ट्रांसपोर्ट महकमा, जो अच्छा खासा महकमा है, वो दिया। और यूनुस खान, वसुंधरा राजे, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, उनमें सबके एक तरह के करीबी थे, सबके नज़दीकियों में थे, और एक पावरफुल मिनिस्टर साबित हुए 2003 से लेकर के 8 तक। जब 8 का चुनाव आया और यूनुस खान फिर भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर डीडवाना से मैदान में उतरे, और 8 का चुनाव यूनुस खान हार गए। अब जब 2013 का चुनाव आया तो 2013 के अंदर यूनुस खान फिर चौथी बार भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर डीडवाना से मैदान में उतरे और अच्छे खासे वोटों से जीत गए। एक चुनाव 3 में जीता और दूसरा चुनाव 13 में जीता। 98 और 2008 का चुनाव वो हार गए। 13 में चुनाव जीता तो फिर वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बन गई, और यूनुस खान जी वसुंधरा जी की टीम के 1 नंबर की पंक्ति के नेता माने जाते हैं। 13 में उनको वसुंधरा जी ने 2 बड़े महकमों का कैबिनेट मंत्री बनाया, जिसमें पीडब्ल्यूडी और ट्रांसपोर्ट। और यहां तक, यानी 2013 से 18 तक का जो वसुंधरा जी का जो 5 साल का कार्यकाल था, उसमें अघोषित तौर पे यूनुस खान को कार्यवाहक मुख्यमंत्री माना जाता था। यानी वसुंधरा जी जो कोई निर्णय लेती थी, जो कोई काम करती थी, तो उसका रास्ता था वो यूनुस खान का था। तो यूनुस खान को एक तरह से उस 5 साल के कार्यकाल में 13 से 18 में अघोषित मुख्यमंत्री, अघोषित कार्यवाहक मुख्यमंत्री माना जाता था सियासी गलियारों में। तो वो इतने पावरफुल हो गए, तो जाहिर सी बात है, आदमी ज्यादा पावरफुल होता है तो उनको साथ वाले भी छोटे नजर आते हैं, और छोटे लोग हैं वो तो छोटे नजर ही आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, आरएसएस के पदाधिकारी, यानी तमाम तर लोग यूनुस खान के खिलाफ हो गए 2013 से लेके 18 के उनके कार्यकाल की वजह से। और राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर एक बड़ी बात यह भी है कि जो भी कोई मुस्लिम मंत्री बना है, उनमें सबसे पावरफुल अगर कोई मंत्री माना जाता है तो वो यूनुस खान माने जाते हैं, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है। सीकर जिले में गनेडी गांव में पैदा हुए, डीडवाना से चुनाव लड़ रहे हैं, और वो इतने पावरफुल कि जितना पावरफुल महकमा और फ्री हैंड किसी भी मुस्लिम मंत्री को किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं दिया। कोई भी मंत्री आज तक इतना नजदीक किसी मुख्यमंत्री के नहीं रहा जितने यूनुस खान वसुंधरा जी के पास थे, और वसुंधरा जी ने एक तरह का फ्री हैंड दिया उन्हें। तो जब खुद इतने बड़े बन गए, खुद इतने पावरफुल हो गए, तो जैसा कि हमने पहले बताया कि जब आदमी ज्यादा पावरफुल होता है
तो न सिर्फ छोटे लोग बल्कि बगल के साथ के लोग भी उसको छोटे नजर आने लग जाते हैं। यही यूनुस खान ने सबसे बड़ी पॉलिटिकल भूल की। और 2018 का चुनाव आया तो आप देखिए 13 से 18 के बीच में तमाम तर जो गवर्नमेंट के डिसीजन थे वसुंधरा जी के, तमाम तर जो संगठन के काम थे, उन सब में यूनुस खां एक तरह के मुख्य धारा में थे। यूनुस खां के ही जो नाप तोल से सारे काम होते थे, वो चाहते थे वही काम होता था। जब 200 टिकट का बंटवारा हुआ 2018 के विधानसभा चुनाव का, तो किसी ने दूर दूर तक नहीं सोची थी कि यूनुस खां का टिकट कट जाएगा, क्योंकि वसुंधरा राजे के बाद में दूसरा कोई आदमी था सत्ता के अंदर तो उसका नाम यूनुस खां था। भारतीय जनता पार्टी की जो ही पहली लिस्ट आई 2018 में, उसमें यूनुस खां का नाम गायब था। और अगर आप लोगों को याद हो तो उसी 2018 में ये टिकट बंटवारा आचार संहिता लगने से 6-7 महीने पहले मार्च अप्रैल में इकरा पत्रिका में हमने बड़ा डिटेल में लेख छापा था और हमने लिखा था, और लोगों ने उस वक्त सोचा, कहा भी था कि कभी ऐसा हो सकता है क्या कि यूनुस खां की डीडवाना से टिकट कट सकती है। तो लोगों ने एक तरह का, भाई इतना कद्दावर मंत्री कैसे टिकट कट सकती है। हमने टिकट बंटवारे के 6-7 महीने पहले एक आर्टिकल लगाया था इकरा पत्रिका में। वही हुआ, पहली लिस्ट में यूनुस खां का टिकट गायब हो गया, काट दिया गया। सियासी गलियारों में बिल्कुल एक तरह का तूफान आ गया। यूनुस खां के घर पे उनके समर्थकों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप का विरोध शुरू कर दिया कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि इतने बड़े मंत्री का टिकट कट गया। दूसरी लिस्ट आई, नाम कट गया। फिर होता क्या है, वो सारा ड्रामा आप लोगों ने देखा है, आपको याद है। भारतीय जनता पार्टी ने जितेंद्र सिंह जोधा को डीडवाना से टिकट दे दिया। वहां टिकट देते ही तय हो गया था कि अब यूनुस खां को टिकट नहीं मिलना है। उनके सामने ऑप्शन था, इतने कद्दावर मंत्री के सामने, कि वे बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ें। लेकिन यह एक यूनुस खां की अच्छाई थी, लोगों ने उनको समझाने की कोशिश भी की। जाहिर सी बात है, सबके शुभचिंतक होते हैं कि आप इतने बड़े मंत्री हैं, आपके पास इतना पैसा है, आप बड़ी कम्युनिटी, कायम खानी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, डीडवाना का जो क्षेत्र है वो कायम खानी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ लें। लेकिन यहां यूनुस खान ने एक बड़ा अच्छा फैसला लिया, एक उनकी अच्छाई थी। उन्होंने ये कहा कि जब लोग उनके संपर्क में आए 2018 में टिकट कटने पर, जैसा कि उन्होंने कहा कि आप बागी होकर चुनाव लड़ें, निर्दलीय लड़ें, तो अपने जितने भी समर्थक थे, जो शुभचिंतक थे, उनको उन्होंने बात ये कही कि मेरे खून में, मेरे ब्लड में बेवफाई नहीं है, मैं एक लॉयल हूं, वफादार हूं। वसुंधरा जी ने मुझे यहां तक पहुंचाया है, इतना बड़ा नेता बनाया है, मैं पार्टी से, वसुंधरा जी से कोई बगावत नहीं कर सकता, यानी मैं कोई निर्दलीय या बागी होकर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये एक उनकी बड़ी अच्छी खूबी थी। फिर जब आखिरी दौर में जो हुआ यूनुस खां के साथ, जब वसुंधरा जी का दबाव आया और समीकरण ऐसा घुमा कि सचिन पायलट 2018 का चुनाव जब उन्होंने लड़ा पहली बार टोंक से, टोंक मुस्लिम बाहुल्य सीट है, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक सियासी समीकरण के तहत, जिसकी कहानी कभी और बताएंगे वो क्या सियासी समीकरण था, यूनुस खां को टोंक भेजा। फिर और टोंक में जो ऑलरेडी जिनको टिकट दे रखा था, जिन्होंने फॉर्म दाखिल कर दिया था, उनको मैदान से भारतीय जनता पार्टी ने हटाया और यूनुस खां को वहां मैदान में उतारा 2018 में सचिन पायलट के सामने। सचिन पायलट के सामने जब उतारा तो जाहिर सी बात है, टोंक एक नई सीट थी और एन वक्त पे टिकट मिलना जाना। फिर भी यूनुस खां ने पूरी ताकत से टोंक में चुनाव लड़ा, जो 8-10 दिन उनको चुनाव के मिले और हारने थे, क्योंकि सचिन पायलट पीसीसी के अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री के दावेदार थे और गुर्जर मुस्लिम समीकरण से सचिन पायलट का जीतना तय था। लेकिन यूनुस खान ने 8-10 दिन में मेहनत में जबरदस्त चुनाव लड़ा और वसुंधरा जी के प्रति, अपनी पार्टी के प्रति, संगठन के प्रति उन्होंने वफादारी दिखाई, वो बागी नहीं हुए। 18 का चुनाव पूरी तरह से यूनुस खान टोंक में हार गए। अब आ गया चुनाव 2023 का। 2023 तक वे भारतीय जनता पार्टी में बने रहे, इंतजार करते रहे कि मुझे डीडवाना से टिकट मिलना ही है, मिल जाएगा। लेकिन 2023 के अंदर उनको टिकट नहीं मिला और फिर दूसरी बार
जितेंद्र सिंह जोधा को डीडवाना से भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतार दिया, यानी यूनुस खान का टिकट कट गया। अब यूनुस खान के पास कोई रास्ता नहीं था। वसुंधरा राजे ने भी अपने सारे प्रयास कर लिए, और लोगों ने भी, जो भी नेता हैं, बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी के उनके संपर्क में थे, सबने प्रयास कर लिए, लेकिन उनको 23 का टिकट नहीं मिला। तो हुआ ये कि यूनुस खान ने फिर पूरी ताकत से, आपने देखा हो वीडियो, जयपुर से बाकायदा गए, हजारों गाड़ियों का काफिला डीडवाना में दाखिल हुआ, और उन्होंने पूरी तरह से एक निर्दलीय के तौर पे, बागी के तौर पे दमखम से डीडवाना में कदम रखा, हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ 2023 में, और निर्दलीय पर्चा दाखिल किया। सियासी तौर पे जो चीजें सामने हैं, बहुत से लोगों ने सुनी होगी, कभी बताएंगे। वसुंधरा जी का और गहलोत साहब का, गहलोत साहब सीएम थे 2023 में, गहलोत साहब और वसुंधरा जी दोनों से नजदीकी संबंध यूनुस खान जी के हैं, और दोनों ने अंदरूनी तौर पे सपोर्ट किया। यूनुस खान जी ने भी, यूनुस खान जी को वसुंधरा जी ने भी, और गहलोत साहब ने भी, और खुद दमदार थे, खुद वहां से 2 बार विधायक रहे थे, 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे थे, पूरा हर समाज में उनका एक जान पहचान थी, वोट बैंक था, पूरी ताकत उन्होंने लगाई। और वहां जो कांग्रेस के सिंबल पे थे, दूसरी बार जो चुनाव लड़ रहे थे तत्कालीन विधायक चेतन डूडी, और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जितेंद्र सिंह जोधा, यूनुस खान ने अपने दमखम से और पर्दे के पीछे वसुंधरा जी और गहलोत साहब के सहयोग से दोनों को बुरी तरह पछाड़ खिला दी, चेतन डूडी को भी और जितेंद्र सिंह जोधा को भी। चेतन डूडी के समझ में नहीं आया कि चुनाव कैसे हार गए, और जितेंद्र सिंह जोधा तो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर तीसरे नंबर पर रहे। और यह भी इतिहास लिखा यूनुस खान ने कि राजस्थान के आज तक जितने भी जो चुनाव हुए हैं, कोई भी मुस्लिम निर्दलीय विधायक राजस्थान में नहीं बना है। यूनुस खान वो शख्सियत हैं जो पहली बार मुस्लिम विधायक के तौर पे कोई निर्दलीय जीता है, तो उसका नाम यूनुस खान है। पहली बार कोई निर्दलीय विधायक, मुस्लिम विधायक डीडवाना से यूनुस खान जीते हैं। उनके वसुंधरा जी से नजदीकी संबंध है, भारतीय जनता पार्टी के और नेताओं से भी हैं। वो पूरी कोशिश भी उन्होंने की, संस्कृत में उन्हें शपथ भी ली, संस्कृत के मामले में बोलते भी रहते हैं वो, लेकिन उनका भाजपा से कोई तालमेल नहीं बना और भजन लाल शर्मा की सरकार बन गई। अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की, विधायक निर्दलीय यूनुस खान जो मुसलमानों की, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा में, वैसे ही भाजपा जाहिर सी बात है लाइक नहीं करती इस चीज को। तो डीडवाना के अंदर जो भी कार्यक्रम होते हैं, सरकारी कार्यक्रम, उसमें यूनुस खान को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाता है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। अब डीडवाना पहले तो एसडीएम हेडक्वार्टर हुआ करता था, अब जिला बन गया 2 साल पहले, वहां जिला कलेक्टर, एसपी, ये लोग भी बैठते हैं। तो जब भी कोई सरकारी कार्यक्रम होते हैं, पिछले साल का जो स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम था जिसके अंदर यूनुस खान गए थे, लेकिन वो जो भी वजह रही कभी बताएंगे, तो वो मंच से उतर के आ गए, सामने जनता के बीच में बैठ गए। कलेक्टर, एसपी वगैरह ने, एसडीएम ने, एडीएम ने, सब ने रिक्वेस्ट भी की, लेकिन वो मंच पे दोबारा नहीं बैठे। ऐसे और भी जब आप लोग वीडियो देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, कोई सरकारी प्रोग्राम होता है तो अधिकारियों को फटकारते भी हैं कि आप ये बात ऐसा क्यों कर रहे हो, आप संविधान के प्रति जो बातें हैं उसके प्रति वफादारी से काम क्यों नहीं कर रहे हो, जनप्रतिनिधि का आपको रेस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो। यानी ये बात तो एक सोलियाना सच है उनकी कि अधिकारियों का काम है वो जनप्रतिनिधि के सम्मान के तौर पे उनका पूरा प्रोटोकॉल दिया जाए और उनके कहने के मुताबिक कोई न कोई काम किया जाए। ये तो अधिकारियों की ड्यूटी बनती है। लेकिन राज भारतीय जनता पार्टी का, और यूनुस खान भारतीय जनता पार्टी से दुत्कारे हुए निर्दलीय विधायक, तो उनकी चलना तो है ही नहीं, क्योंकि अधिकारी जो भी लगता है वो जाहिर सी बात है कि वो सत्ता का कहना मानता है, चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो, डिप्टी हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, थानेदार हो, कोई भी अधिकारी हो। अब वहां जो भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं वो जितेंद्र सिंह जोधा हैं जो तीसरे नंबर पर रहे हैं। जब हम बात लोकतंत्र की करते हैं तो लोकतंत्र की जब बात की जाती है तो लोकतंत्र के अंदर तो सबसे बड़ी बात होती है कि 51 लोगों का सम्मान होना चाहिए। जिसके पास 49 लोग हैं वो हारा हुआ माना जाता है, जिसके पास 51 लोग हैं वो जीता हुआ माना जाता है।
जितेंद्र जोधा के पास तो 49 भी नहीं है, यानी वो तो दूसरे नंबर पे भी नहीं रहे। दूसरे नंबर पे चेतन डूडी रहे हैं, जितेंद्र जोधा तो तीसरे नंबर पे रहे हैं। तो अधिकारियों को पूरी तरह यूनुस खां का सम्मान करना चाहिए, सरकारी कार्यक्रमों में उनको प्राथमिकता से बुलाना चाहिए, उनके हाथ से फीते कटवाने चाहिए। चाहे राज भाजपा का है, यूनुस खां भी भाजपा में रहे हैं, 2 बार विधायक, 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, यही सारे अधिकारी उनके आगे पीछे रहा करते थे। आज अगर ये भाजपा में नहीं हैं तो क्या हो गया? विधायक तो हैं, निर्दलीय विधायक हैं। एक निर्दलीय विधायक भी, उसका भी एक प्रोटोकॉल है। तो अधिकारियों को, जो अधिकारी बनता है वो कंपटीशन की बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ करके, संविधान और कानून को पढ़ करके और उसकी शपथ लेकर के फिर विधायक अधिकारी बनता है। तो क्या कलेक्टर को, एसपी को, डिप्टी को, एसडीएम को, थानेदार को, जो भी अधिकारी हैं, उनको क्या इस बात का पता नहीं कि विधायक का क्या प्रोटोकॉल होता है? विधायक की बातों को प्राथमिकता से देखना चाहिए, कोई जनहित की बातें उनको प्राथमिकता से करनी चाहिए, कोई सरकारी चीजों का उद्घाटन हो तो विधायक को प्राथमिकता से मंच पे मुख्य जगह बैठाना चाहिए, उनके हाथ से फीते कटवाने चाहिए। ऐसा भी होता है कि वो कई बार प्रोग्रामों में वो जाते हैं, उससे पहले फीते कट जाते हैं। ये चीजें बहुत गलत हैं जो भी अधिकारी कर रहे हैं। क्योंकि एक वीडियो में यूनुस खान ने एक बार अधिकारियों को जो फटकारा, शायद इसमें एसडीएम थे, कि आप अधिकारी रहोगे, यानी आदमी 60 साल तक नौकरी करेगा, आज राज है कल चला जाएगा, यानी हो सकता है कि कल अगली बार जब चुनाव हो और हम मंत्री बन जाएं। तो अधिकारियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो सरकार है वो पलटती अलटती रहती है, लेकिन उनको कानून का सम्मान करना चाहिए, उनको संविधान का सम्मान करना चाहिए, उनको जनप्रतिनिधि का सम्मान करना चाहिए। वो एक विधायक हैं। अब पिछले दिनों जो वहां एक मामला हुआ, जो कस्टोडियन प्रॉपर्टी का, जो आपने देखा हो डीडवाना के अंदर काफी बड़ी संख्या में कस्टोडियन प्रॉपर्टी हैं, जिनके लिए जो सरकार ने जो कुछ किया उसके लिए विरोध प्रदर्शन हुआ। उसमें जो पूर्व विधायक चेतन डूडी, मुकेश भाकर और काफी लोगों ने वहां विरोध प्रदर्शन किया। अब यूनुस खां भी इस मामले में संबंधित मंत्री अधिकारियों से मिले, उनसे बातचीत भी की, और वो वीडियो भी आप लोगों ने देखे होंगे। तो यूनुस खां का उस मामले में जो कहना है कि डीडवाना विधानसभा क्षेत्र में 19 गांव हैं ऐसे जहां 6164 बीघा के करीब कस्टोडियन प्रॉपर्टी है, जो 47 में देश विभाजित हुआ तब जो कस्टोडियन प्रॉपर्टी घोषित हो गई थी। तो सरकार को किसानों के हित में, किसान तो जाहिर सी बात है वो गरीब होता है, चाहे वो उसने अपने ढाणी बना रखी हो, चाहे खेती कर रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, तो सरकार को, यूनुस खां का ये मानना है, उन्होंने कहा भी है मंत्री से मिलने के बाद, कि सरकार को उन किसानों के फेवर में निर्णय लेना चाहिए, उनको जो भी समस्याएं दूर करके, उनके खाते वगैरह दुरुस्त करके, उनके नाम जमीन चढ़ाना, जो भी करना हो, प्रक्रिया हो, यानी किसानों के हित में सरकार को फैसला लेना चाहिए, न कि किसानों के हित के खिलाफ फैसला लेना चाहिए। लेकिन फिर बात यही, और हमने बताया भी आपको इसमें सारा, कि यूनुस खां इसलिए भिड़ते हैं अधिकारियों से कि उनकी वहां चलती नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जहां स्पष्ट निर्देश हैं कि यूनुस खां की कोई नहीं चलनी चाहिए। अधिकारी मजबूर हैं, वो हारे हुए और तीसरे नंबर पर रहे हुए जो प्रत्याशी हैं जितेंद्र सिंह जोधा, वही उनके लिए विधायक हैं। तो अधिकारियों को भी दबाव में आने की बजाय, और तीसरे नंबर के प्रत्याशी का, हम ये नहीं कह रहे हैं तीसरे नंबर के प्रत्याशी हैं उनका कोई सम्मान नहीं करना चाहिए। अधिकारी के लिए तो, वो अधिकारी तो खुद जनता का सेवक होता है। जनता का जो टैक्स जाता है रोज, उस टैक्स से उसको तनख्वाह मिलती है, उस टैक्स को से उसको गाड़ी घोड़े मिलते हैं, जो बंगला, ये सारी चीजें, यानी अधिकारी एक जनता का सेवक होता है, जनता के पैसे से उसको सब कुछ मिलता है। तो अधिकारी तो एमएलए की, पूर्व एमएलए की, प्रत्याशी की, इनका ही नहीं, उसको तो अपने यहां आने वाले हर आदमी का, हर नागरिक का सम्मान करना चाहिए, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको बैठाना चाहिए, उसको पानी पिलाना चाहिए, उसकी समस्या सुननी चाहिए, और जितना भी हो सके उस समस्या का समाधान करना चाहिए। अगर समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है तो और किसी उच्चाधिकारी को, किसी मंत्री के पास और कहीं भेजने का बताना चाहिए कि फला जगह आप चले जाओ। यानी अधिकारी को तो हर आदमी का सम्मान करना चाहिए,
तो वो जितेंद्र सिंह जोधा का भी सम्मान करें, उनको भी बुलाएं, वो चेतन डूडी को भी बुलाएं, उनका भी रेस्पेक्ट करें, क्यों चेतन डूडी खुद विधायक रहे हैं, उनके पिताजी विधायक रहे हैं, यूनुस खान खुद विधायक अभी भी हैं, भाजपा से रहे हैं। तो सम्मान सबका होना चाहिए, लेकिन यूनुस खान को जो अधिकारी इग्नोर कर रहे हैं वो सरासर गलत है। अधिकारी संविधान और कानून पढ़े हुए हैं, उनको मालूम है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब उनका सम्मान नहीं हो रहा है, उनकी नहीं चलती है, वो जो कोई काम की कहते हैं वो जो नहीं होता है, तब जाहिर सी बात आदमी को गुस्सा आता है, आदमी अधिकारियों से भिड़ लेता है। और फिर यही कहा जाता है कि आप अधिकारी हमेशा थोड़ी रहोगे, राज हमेशा ये थोड़ी रहेगा, राज आता जाता रहेगा, यानी कभी राज हमारा वापस आ सकता है, हम फिर कद्दावर मंत्री बन सकते हैं। आप अधिकारी रहोगे तो आपको मानना चाहिए इन चीज़ों को। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, आप अपने जो विचार हैं कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए, ताकि हम ऐसे कोई और एपिसोड बनाएं तो उसमें आपके विचारों को शामिल कर सकें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।